हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसे शॉर्टकट में आप CMRR भी बोल सकते हो ऑफ एन ओपेम। ओपेम मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मैं आपको याद दिला दूं, ओपेम 02 डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाले वीडियो में भी मैंने CMRR यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आप चाहो तो एग्जाम में उस वीडियो का भी CMRR का डेरिवेशन लिख के आ सकते हो, जो कि मैंने वीडियो का नाम दिया था ओपेम 02 डिफरेंशियल एम्पलीफायर। बट अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए CMRR यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को डिस्कस करके आना है, तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छी तरह से समझना है, डिटेल में समझना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखा है। वीडियो का नाम है ओपेम 03 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसमें मैंने डिटेल में ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्टडी करवाई है, आप जाके देख सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसका आउटपुट क्या होगा अगर आपको इनपुट पता हो। ठीक है, और ये सब मैंने आपको बताया है ओपेम 03 ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाले वीडियो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाले वीडियो। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो बस थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद इस वीडियो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका सर्किट सिंबल एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके दो इनपुट होते हैं। पहला इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट होता है जिसे माइनस साइन से दिखाते हैं, और दूसरा इनपुट प्लस साइन से दिखाते हैं जिसे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। यानी ओप एम्प एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। क्लियर हो गई बात? अगर इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल V1 और V2 दिए जाए तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है VO, वो होता है एक कांस्टेंट नंबर जिसको हम कहते हैं गेन। गेन का मल्टीप्लाई होता है इसके इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस से, यानी V1 माइनस V2 से। यानी ए क्या है? कांस्टेंट, जिसको हम जनरली गेन कहते हैं, और ये कांस्टेंट रहती है हमेशा। ठीक है, यानी जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्टकट में ओपेम कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ये बात मैंने आपको ओपेम 03 ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाली वीडियो में डिटेल में बताई थी। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल केस, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट आप इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। कहने का मतलब समझो कि अगर मेरे पास एक एग्जांपल हो, एक क्या दो एग्जांपल हो हमारे पास। एग्जांपल नंबर 1 कि अगर मेरा वोल्टेज V1 क्या हो? 100 मिली वोल्ट हो, और V2 50 मिली वोल्ट हो, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट VO की वैल्यू क्या होगी? मैं बता दूं इन दोनों का डिफरेंस यहां निकाल लेते हैं, यानी V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 मिली वोल्ट। तो हमें क्या करना है? सिंपल गेन यानी ए का मल्टीप्लाई 50 से कर देना है, यानी आपका आंसर हो जाएगा VO इक्वल टू 50A। ए की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बट मैं आपको बता दूं ए की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल, यानी V1 की वैल्यू अगर मैं फॉर एग्जांपल 500 मिली वोल्ट बोल दूं, और V2 की वैल्यू अगेन मैं ये समझ लूं कि 450 मिली वोल्ट है, तो अगेन इस केस में भी V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा? 50 मिली वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? अगेन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग VO क्या हो जाएगा? A इंटू 50। ठीक है, अगेन ये मिली वोल्ट में ही रहेगा। ठीक है, मिली वोल्ट में ही रहेगा आउटपुट। तो यानी इसे आप ऐसे लिख सकते हो VO इक्वल टू 50A
मिलीवोल्ट। बट कहानी चेंज हो जाती है, कहानी चेंज हो जाती है जब हम ये आइडियल केस से हट के प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बात करते हैं। यानी प्रैक्टिकली अगेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल भी ऐसे ही बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक इन्वर्टिंग इनपुट होगा, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होगा, जैसे प्लस साइन से दिखाते हैं। अगेन अगर मैं इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल V2 और V1 दे रहा हूं तो ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जिसके आगे प्लस साइन है फॉर्मूले में मतलब आउटपुट में भी प्लस साइन रहेगा, जिसके आगे माइनस साइन है आउटपुट पे भी माइनस साइन रहेगा। जैसे V2 के आगे माइनस साइन है तब जाके यहाँ माइनस आया, V1 के आगे प्लस साइन है इसलिए यहाँ प्लस आया। समझ गए, इस तरह से फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल ओप एम्प की, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है, वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल सी बात है। यानी वी आउट आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, पहली बात समझ। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या देखा गया वो समझ लो। अगेन सेम एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कि अगर V1 की वैल्यू 100 मिलीवोल्ट हो और V2 की वैल्यू 50 मिलीवोल्ट हो, ठीक है, तो डिफरेंस यानी V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, अगेन 50 मिलीवोल्ट। जो इसका आउटपुट होगा, आउटपुट को फॉर एग्जांपल V डैश दिखा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पता नहीं है, तो V डैश दिखा दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वही V1 की वैल्यू 500 मिलीवोल्ट, ठीक है, ये भी मिलीवोल्ट में आएगा आंसर। ठीक है, 500 मिलीवोल्ट। V2 की वैल्यू है 450 मिलीवोल्ट, इंप्लाइज दैट डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल अगेन 50 मिलीवोल्ट है। तो आउटपुट इस केस में VO V डैश हो जाएगा, V डबल डैश कर देते हैं, V डबल डैश मिलीवोल्ट। अच्छा, अगर मैं यहां पे देखो, अगर यहां पे मैं इसको V डैश बोलूं और इसे V डबल डैश बोलूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आइडियल केस में V डैश और V डबल डैश दोनों की वैल्यू सेम होगी। आइडियल केस में, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए V डैश और V डबल डैश की वैल्यू सेम होगी। V डैश क्या है, सिंपल सी बात है, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल सेम है, भले इनपुट सिग्नल कुछ भी हो, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल सेम है दोनों ही केस में। देखो दोनों ही केस में इनपुट वोल्टेज सिग्नल का डिफरेंस सेम है, बट इनपुट वोल्टेज सिग्नल सेम नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का केस होता है उसमें V डैश इक्वल टू V डबल डैश होगा, बट प्रैक्टिकल केस में V डैश इज नॉट इक्वल टू V डबल डैश। यानी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ये रिजल्ट आता था, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ये रिजल्ट आता था। ठीक है, यानी कहानी डिफरेंट हो गई प्रैक्टिकल सिचुएशन में। यानी प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करता था, यानी सिचुएशन जस्ट डिफरेंट थी इस तरह से। यानी यहां मैंने V डैश नहीं लिखा, यहां अलग वोल्टेज दिखाया। यानी सिंपल सी बात है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी तो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, इवन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस सेम हो तो। समझ में आ रही है बात। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, यानी ये जो रिजल्ट हमने डिस्कस किया, यानी प्रैक्टिकल रिजल्ट जो हमने डिस्कस किया, इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज पे, ऑब्वियस सी बात है। प्लस इसके साथ साथ एक और सिचुएशन आती है कि आउटपुट वोल्टेज डिपेंड करता है एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल पे भी। दिस इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल। क्लियर हो गई बात। इस वजह से ये सिचुएशन हमें मिल रही थी प्रैक्टिकली। अब सिंपल सी बात है, आइडियल रिजल्ट और प्रैक्टिकल रिजल्ट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये सब कुछ मैंने आपको क्यों समझाया, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो यानी CMRR टर्म की जरूरत क्यों पड़ी, तो इस एग्जांपल की हेल्प से जो मैंने अभी डिटेल में समझाया कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट क्या मिलेगा और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, एग्जांपल की हेल्प से। ये एग्जांपल आपको बताएगा, इसका आंसर बताएगा कि क्यों हमें कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो यानी CMRR की जरूरत हमें क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स में पड़ी। देखो सिंपल सी बात है, समझ लो फिर से। देखो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते थे जिसके इनपुट पे अगर हम V1 और V2 वोल्टेज सिग्नल दें तो आउटपुट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
ऐसा हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना चाहते थे जिसे हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर नाम दिया। तो यानी ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसके इनपुट पे अगर मैं सेम वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करूं, भले वो दोनों वोल्टेज सिग्नल जीरो ही हो, तो आउटपुट हमारा इस डिवाइस का जीरो वोल्टेज दे। तो ऐसी डिवाइस को हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो जिसके इनपुट पे अगर मैं सेम वोल्टेज सिग्नल दूं तो आउटपुट जीरो होना चाहिए। बट जब हमने इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रैक्टिकली बनाया तो वो क्या था, तो वो ये रहा था कि इनपुट पे हम सेम वोल्टेज सिग्नल देते हैं, इवन जीरो वोल्टेज सिग्नल देते हैं दोनों ही इनपुट पे, तो आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा था। ठीक है, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा अगर इनपुट वोल्टेज सेम हो या जीरो हो। बट प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट हमें नहीं पता था अभी तक। क्लियर हो गई बात? यानी एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल, यानी हम बनाना चाहते थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बट प्रैक्टिकली जब हमने बनाया तो उसका जो आउटपुट था वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट के बिल्कुल इक्वल नहीं था, उससे डिफरेंट था। ठीक है, और कैसा था कि जब भी हम इनपुट पे सेम वोल्टेज सिग्नल या जीरो वोल्टेज सिग्नल दे रहे थे तो आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा था। तो इस सिचुएशन में यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रिजल्ट डिफरेंट आ रहे थे, तो इनके बीच में एक पैरामीटर तो होना चाहिए जो ये बताए कि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का रिजल्ट आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रिजल्ट से कितना डिफरेंट है। यानी एक ऐसा पैरामीटर चाहिए था। देखो सिंपल सी बात है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रिजल्ट मैंने आपके सामने लिख दिए, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रिजल्ट भी मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। अब हमें एक ऐसा पैरामीटर चाहिए था, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम बना तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही रह रहे हैं ना, यानी हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना, बट हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना नहीं पाए। तो हम जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना पाए, जिसे हम प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोल रहे हैं, तो उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कितना डिफरेंट है और कितना सेम है, ये कौन बताएगा? एक पैरामीटर बताएगा, और वो उस पैरामीटर को ही हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो यानी CMRR बोल रहे हैं। यानी CMRR वो पैरामीटर है जो ये बता रहा है कि एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट के कितना क्लोज है। ये जो पैरामीटर बताता है उसी को हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। इस वजह से मैंने ये आपको एग्जांपल समझाया था। अब थियरी में या नोट्स में आप कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव करोगे उसको देख लेते हैं। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR ऑफ एन ऑप एम्प, इसकी स्टार्टिंग में नोट्स में आप ये सब लाइनें नोट कर सकते हो। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। अब स्टार्टिंग में ये लिख सकते हो, एज वी नो दैट op amp means operational amplifier is an electronic device which fundamental work is to amplify the difference between two input voltage signals and reject the voltage signal common to both input। कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम क्या था कि इनपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल दिए जा रहे हैं उनके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता था। एम्पलीफाई कहने का मतलब बढ़ा देता था। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि ये V2 की वैल्यू है 5 मिली वोल्ट और V1 की वैल्यू है 10 मिली वोल्ट। ठीक है, तो V1 माइनस V2 क्या हो गया? 5 मिली वोल्ट इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और मैं बताऊं ए क्या है? ए गेन है, और ए की वैल्यू मैं बोल रहा था वेरी वेरी लार्ज देन 1 होती है। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 1000 हो गई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग VO क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 5 मिली वोल्ट इंटू 5 मिली वोल्ट, यानी क्या हो गया? आउटपुट क्या हो गया? 5000 मिली वोल्ट, या इसको सिंपली 5 वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस क्या था? 5 मिली वोल्ट, और आउटपुट मिला क्या? 5 वोल्ट। यानी इसने क्या किया? यानी जब भी वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, यानी कोई ऐसी डिवाइस जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दे आउटपुट पे, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफिकेशन। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम ये था
कि इनपुट पे जो भी वोल्टेज सिग्नल अप्लाई हम कर रहे हैं उसके डिफरेंस को ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देता था। यानी डिफरेंस क्या था 5 मिलीवोल्ट, उसको एम्पलीफाई करके इसने क्या बना दिया 5 वोल्ट। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम था कि इनपुट पे जो भी वोल्टेज सिग्नल दिए जाते हैं उसके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई कर देता था। कैसे करता था? बिकॉज इसके पास एक गेन होती थी जिसकी वैल्यू 1 से बहुत लार्ज होती थी। ठीक है, अच्छा, which fundamental work is to amplify the difference between two input voltage signal and reject voltage signal common to both input। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर V1 और V2 की वैल्यू सेम हो जाए तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग VO क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। यानी जब भी इनपुट पे हम सेम वोल्टेज सिग्नल दें, यानी अगर हम इनपुट पे सेम वोल्टेज दें, यानी 10 मिलीवोल्ट अगर हम दें 10 मिलीवोल्ट तो आउटपुट 0 हो जाना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि इनपुट पे अगर सेम वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट 0 हो जा रहा है, यानी आउटपुट सेम वोल्टेज सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। इसे हम क्या कहेंगे? जब भी इनपुट पे सेम वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये डिवाइस सेम वोल्टेज सिग्नल को रिजेक्ट कर रही है। तो यही इन लाइनों का मीनिंग है, रिजेक्ट द वोल्टेज सिग्नल कॉमन टू बोथ इनपुट। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे अगर हम सेम वोल्टेज सिग्नल देते हैं तो आउटपुट 0 हो जाए तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है? कॉमन मोड सिग्नल को, यानी जब भी सिग्नल दोनों इनपुट पे सेम होते हैं तो उसको ये रिजेक्ट कर रहा है। फुल स्टॉप। द आउटपुट वोल्टेज सिग्नल ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज गिवन बाय, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? वेयर V1 क्या है? वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ठीक है, मैंने बताया फिगर में भी। V2 क्या है? वोल्टेज एट इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ये। ठीक है, और ए क्या है? ए को हम कहते हैं वोल्टेज गेन, बिकॉज हम इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं, इसलिए जो गेन हो गई वो क्या हो गई? वोल्टेज गेन हो गई। ठीक है, इट मींस output of an ideal op amp is always depend upon, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, it means output of an ideal op amp is always proportional to the difference of input voltage signal। full stop। कहने का मतलब है कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कि VO प्रोपोर्शनल है V1 माइनस V2 के, और ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हमने कैसे हटा दिया? एक कांस्टेंट की हेल्प से, A V1 माइनस V2। यानी ओरिजिनली क्या हो रहा था कि आउटपुट वोल्टेज सिग्नल डिपेंड कर रहा था डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे, तो यानी प्रोपोर्शनल है, आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल है डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल के। इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हमने हटा दिया एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से, जिसको हमने क्या बोला? गेन बोला, वोल्टेज गेन बोला। ठीक है, तो वही ये लाइन बता भी नहीं है। ठीक है, it means output of an ideal op amp is always depend upon the difference of input voltage, but experimentally it was found that output of a practical op amp depend not only upon the difference of input voltage signal at the input, but it also affected by the average voltage of the input signals। कहने का मतलब समझो कि देखो, मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि ये जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं ये किसके लिए वैलिड है? फॉर एन आइडियल ऑप एम्प, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ये आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन हमने लिखी है। बट एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए मैंने बताया था जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल डिपेंड करेगा किस पे? एवरेज वोल्टेज सिग्नल, एवरेज इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे। यानी इनपुट पे जो भी हमने वोल्टेज सिग्नल दिए हैं उसकी एवरेज वैल्यू पे भी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने समझाया था एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऑलवेज, बट प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट डिपेंड करता था डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे भी डिपेंड करता था, यही इन लाइनों का मीनिंग है, और इस पे भी डिपेंड करता था कि एवरेज वोल्टेज सिग्नल इनपुट पे क्या दिए गए हैं। ठीक है, उस पे भी डिपेंड करता था। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए ये लाइन लिखी है, बट नोट्स में आप यहीं तक लिखोगे।
ठीक है, नोट्स में आप यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेज सिग्नल फॉर एन ओप एम्प इज नोन एज डिफरेंस सिग्नल एंड इट इज डिनोटेड बाय वीडी सच दैट। कहने का मतलब है ये सिर्फ एक टर्म है कि अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट वोल्टेज सिग्नल का अगर डिफरेंस निकालें तो उसको मैं वीडी से डिनोट करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वीडी इक्वल टू वी1 माइनस वी2, और इस वीडी को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस सिग्नल बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर हो गई बात, ठीक है, फॉर एन ओप एम्प। फिर उसके बाद आप इसी तरह से लिखोगे एवरेज वैल्यू ऑफ टू इनपुट वोल्टेज सिग्नल फॉर एन ओप एम्प इज नोन एज कॉमन मोड सिग्नल एंड इट इज डिनोटेड बाय वीसीएम सच दैट। कहने का मतलब है, अब सिंपल सी बात है, हमें पता चल रहा था कि एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट डिपेंड करता है एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे भी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब V1 प्लस V2 बाई 2 यानी एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में कॉमन मोड सिग्नल बोलते हैं। यानी इस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, फॉर एन ओप एम्प क्या बोलेंगे, कॉमन मोड सिग्नल, और इसे हम VCM से डिनोट करेंगे। अच्छा, या मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2VCM। अच्छा, यहां से क्या पता चल रहा है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू VD। अच्छा, अगर मैं इनका डिफरेंस करूं, है ना, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get, from equation 1 and 2 we get, कहने का मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को इस तरह से सब्सट्रैक्ट करूं तो 2V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2VCM प्लस VD, यानी V1 की वैल्यू क्या हो गई, यहां से V1 की वैल्यू हो गई, यहां से निकाल लेते हैं, V1 की वैल्यू हो गई 2VCM प्लस VD बाई 2, तो क्या हो जाएगा, VCM प्लस VD बाई 2। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ठीक है, यहां अभी मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, अब सब्सट्रैक्ट कर दूं, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा, V1 प्लस V2 इक्वल टू 2VCM, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू VD। सब्सट्रैक्ट करने पे अब यहां हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो V1 से V1 कैंसिल, 2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2VCM माइनस VD। यानी यहां से क्या पता चला, इंप्लाइज दैट V2 की वैल्यू हो गई 2VCM माइनस VD बाई 2, यानी एंड V2 की वैल्यू क्या हो गई, V2 की वैल्यू हो गई VCM माइनस VD बाई 2। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर आप 3 लिख सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात, यानी अब हमने क्या किया, वोल्टेज सिग्नल एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया, वोल्टेज सिग्नल एट इन्वर्टिंग इनपुट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस सिग्नल, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस सिग्नल एंड इन टर्म्स ऑफ कॉमन मोड सिग्नल। ये काम हमने किया, तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे, सपोज A1 इज द वोल्टेज गेन फॉर इनपुट V1 एंड V2 इज ग्राउंडेड, V2 is grounded means V2 की वैल्यू 0 रख दें, and A2 is the voltage gain for input V2 if V1 is grounded, यानी V1 equal to 0, then we can express output as linear combination of input voltage, that is, कहने का मतलब समझो। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आइडियल ओप एम्प की बात करूं, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो ओप एम्प है प्लस माइनस, ठीक है, ये इसको मैं बोल रहा हूं आइडियल ओप एम्प। तो मैंने आइडियल ओप एम्प के केस में स्टार्टिंग में बोला था अगर V1
V2 इनपुट सिग्नल है, तो आउटपुट VO क्या हो जाएगा, A V1 माइनस V2। जहां पे मैंने बोला था A क्या है, A क्या है, गेन, वोल्टेज है, ठीक है, वेयर, ठीक है, A क्या है, वोल्टेज गेन। बट अगर मैं प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात करूं, ठीक है, नीचे बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ओप एम्प की, तो प्रैक्टिकल ओप एम्प में अगेन दो इनपुट होंगे V1 और V2। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, प्रैक्टिकल ओप एम्प के आउटपुट को समझने के लिए मैंने ऐसा जूम कर लिया कि V1 नॉट इक्वल टू 0 है बट V2 0 है, यानी V2 की वैल्यू 0 अगर मैं रख दूं, बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं क्या, V2 की वैल्यू 0 रख दें, तो आउटपुट ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, VO इक्वल टू, ऊपर वाले फॉर्मूले में रखूं तो ये हो जाएगा AV1, ये हो जाएगा। मैं अब यहां पे दो टाइप की गेन ले रहा हूं, एक गेन जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के लिए, यानी जब भी सिग्नल प्लस टर्मिनल पे, यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे आएगा तो गेन वहां A1 दिखाए, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं कहूं कि जब सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई हुआ है तो उस केस में गेन को अगर मैं A को A1 से दिखाऊं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, VO इक्वल टू A1 V1। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि जब सिग्नल को हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे दिया था तो उस केस में गेन A की वैल्यू A1 हो, तो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ये। समझ में आ रही है बात, फॉर्मूला यही है, यहां से ये इक्वेशन बनाई, बट इस केस में हम गेन A को A1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है कि अगेन प्लस माइनस, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, प्लस टर्मिनल वाले इनपुट को ग्राउंड कर दे रहा हूं, यानी V1 की वैल्यू 0 रख रहा हूं और V2 पे मैं सिग्नल दे रहा हूं, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, VO अगेन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस AV2। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, इस केस में गेन माइनस A को A2 शो कर रहा हूं, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, VO क्या हो जाएगा, VO हो जाएगा A2 V2। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि हमें एक प्रैक्टिकल, ये क्या है हमारा एक प्रैक्टिकल ओप एम्प, प्रैक्टिकल ओप एम्प है। प्रैक्टिकल ओप एम्प के आउटपुट को समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक बार क्या किया कि पॉजिटिव इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल दिया और निगेटिव इनपुट पे वोल्टेज को 0 रखा, तो आउटपुट हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी गेन होगी A1, तो आउटपुट सिग्नल मिलेगा VO इक्वल टू A1 V1। अच्छा, दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल को 0 पे रखा, यानी ग्राउंड कर रखा है, और V2 यानी निगेटिव इनपुट वोल्टेज पे, निगेटिव इनपुट पे हमने वोल्टेज सिग्नल दिया है, तो उस केस में हमने अज्यूम किया कि गेन क्या है, A2 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, A2 V2, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जस्ट समझाने के लिए मैं यहां डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, मेरे पास दो आउटपुट है, मेरे पास दो आउटपुट है, इफ दैट इज इफ V1 is not equal to 0 and V2 equal to 0 implies that VO1, यानी पहला आउटपुट क्या मिला मुझे, A1 V1। क्लियर हो गई बात, A1 V1, क्योंकि सिंपल सी बात है, आउटपुट सिग्नल क्या होता है, वोल्टेज इंटू गेन। देखो आउटपुट सिग्नल कैसे मिलेगा, वोल्टेज इंटू गेन से, तो देखो अब सिंपल सी बात है, वोल्टेज तो V1 है, और जब V1 दिया गया सिग्नल और V2 को ग्राउंड रखा गया, तो उस केस में गेन को मैंने A1 बोला, ऐसी, एंड इफ V1 इक्वल टू 0 एंड V2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में आउटपुट क्या हुआ, VO2। VO2 क्या मिला, गेन A2 हो गई और वोल्टेज क्या हो गया, V2 हो गया। यही तो मैंने ये लाइनें लिखी हैं, मैंने बोला सपोज A1 इज द वोल्टेज गेन फॉर इनपुट V1, ठीक है, इनपुट V1 के लिए A1 क्या है, वोल्टेज गेन, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, A1 V1। अच्छा, इफ V2 इज ग्राउंडेड, ये कब केस है, जब V2 को हमने ग्राउंड रखा है, एंड A2 इज द वोल्टेज गेन फॉर इनपुट V2। इफ V1 इज ग्राउंडेड, तो V1 को ग्राउंडेड रखा और V2 को वोल्टेज दिया, तो सिंपल सी बात है, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, गेन इनटू वोल्टेज, तो इस केस में गेन क्या है, A2 और वोल्टेज।
अब सिंपल सी बात है, इन दोनों ही केस का सुपर पोजिशन होगा तब जब दोनों ही इनपुट पे मैंने वोल्टेज सिग्नल दे रखा है, प्लस माइनस V2 V1 VO, यानी आउटपुट को मैं इन दोनों की सुपर पोजिशन से निकाल सकता हूं। आउटपुट को इन दोनों की सुपर पोजिशन कहने का मतलब VO1 प्लस VO2 वाले फॉर्मूले से मैं आउटपुट कैलकुलेट कर सकता हूं। ये क्या है केस ऑप एम्प का, फॉर प्रैक्टिकल ऑप एम्प। समझ में आ रही है बात? इन लाइनों में मैंने यही बताया है कि हम ऐसा जूम कर रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल के लिए गेन है A1 और निगेटिव टर्मिनल के लिए है गेन A2। दोनों अलग अलग टर्मिनल के लिए गेन अलग अलग है। तो इनकी गेन को कैसे हम शो कर सकते हैं कि जब V1 पे सिग्नल दिया तो आउटपुट क्या हो गया A1 V1, बिकॉज V1 के लिए गेन क्या थी A1, और जब हमने सिग्नल V2 पे दिया तो आउटपुट क्या हो गया A2 V2, बिकॉज V2 सिग्नल के लिए गेन क्या थी A2। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों टर्मिनल पे, अगर ओप एम्प के दोनों टर्मिनल पे मैंने वोल्टेज सिग्नल दिए हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा प्रैक्टिकली इस तरह से होगा कि पहले जब मैंने इसको ग्राउंड किया तो आउटपुट क्या मिलेगा, फिर जब मैंने इसको ग्राउंड किया तो आउटपुट क्या मिलेगा, इन दोनों का सुपरपोजिशन यानी लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सीधे इसी तरह से आप लिखना जैसे मैंने लिखा है, तो इंप्लाइज दैट VO इज इक्वल टू VO1 क्या हो गया A1 V1 और VO2 क्या हो गया A2 V2। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमें पता है V1 की वैल्यू क्या है VCM सॉरी VD प्लस क्या था इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ एक बार देख लेता हूं। तो इक्वेशन थर्ड क्या थी V1 इक्वल टू VCM प्लस VD बाई 2। फ्रॉम इक्वेशन 4 हमने क्या कैलकुलेट किया था, V2 की वैल्यू है VCM माइनस VD बाई 2। इनकी वैल्यू यहां पुट कर ले तो VO क्या हो जाएगा, और करके VO क्या हो जाएगा, ठीक है, इसे और करके ऐसे लिख लेना, और करके VO इक्वल टू हो जाएगा A1 V1 की वैल्यू क्या है VCM प्लस VD बाई 2 प्लस A2 VCM माइनस VD बाई 2। ठीक है, यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, VCM और VCM के टर्म एक पास लाओ तो क्या हो जाएगा VO इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2 इंटू VCM। ठीक है, फिर VD के टर्म पास में लाओ तो क्या हो जाएगा प्लस A1 माइनस A2 VD बाई 2, या आप और करके इसे ऐसे लिख सकते हो VO इज इक्वल टू A1 माइनस A2 इंटू हाफ। ठीक है, हाफ इंटू A1 माइनस A2 इंटू VD प्लस A1 प्लस A2 इंटू VCM, या इसे आप और करके ऐसा लिख सकते हो VO इज इक्वल टू AD VD प्लस ACM VCM। अच्छा, ये मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया वेयर AD अगर क्या हो जाए हाफ A1 माइनस A2 हो जाए। ठीक है, और ACM क्या हो जाए A1 प्लस A2 हो जाए। ठीक है, यहां तक पहुंच करके नोट करो। फिर इसके बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we also know that we know that
हमें क्या पता है, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने बताया था कि वीडी क्या होता है, डिफरेंस सिग्नल, जिसकी वैल्यू होती है V1 माइनस V2, एंड VCM क्या है, कॉमन मोड सिग्नल, जिसकी वैल्यू होती है V1 प्लस V2 बाई 2। देन इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन नंबर 5 को आप पहले ऐसे ही लिख देना, VO इक्वल टू, ठीक है, VO इक्वल टू AD VD प्लस ACM VCM, ठीक है। पहले इक्वेशन नंबर 5 को ऐसे ही लिख देना, और फिर उसके बाद और करके आप इसे ऐसे लिख देना, VO इज इक्वल टू AD V1 माइनस V2 प्लस ACM V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 6 लिख देना, ठीक है, और यहां तक पहुंच करके नोट करना। इक्वेशन नंबर 5 या कह लो इक्वेशन नंबर 6, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी। यानी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन ये होगी या ये होगी। मैंने सिंपली क्या किया है, वीडी की वैल्यू यहां रखी है और वीसीएम की वैल्यू यहां रखी है, यानी दोनों ही इक्वेशन एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात। तो उन्हीं लाइनों को आप यहाँ आगे नोट्स में भी लिख दोगे, यानी इक्वेशन नंबर 6 के बाद आप लिखोगे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल ऑफ अ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसके लिए मैं डेरिवेशन करा रहा था। मैं यही तो कह रहा था आपसे स्टार्टिंग में, इस डेरिवेशन को कराने से पहले, कि एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगी। तो वो इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली है, ठीक है। तो नोट्स में आप यही लाइन लिखोगे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल of a practical operational amplifier where AD is known as differential gain and ACM is known as common mode gain। अच्छा, ये नाम मैंने क्यों रखे वो समझो। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला था कि आउटपुट वोल्टेज सिग्नल फॉर अ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे, यानी इस पे। अच्छा, और मैंने ये भी बोला था कि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा एवरेज इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे। इस तरह से सिंपल सी बात है, यानी एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे, यानी एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे, प्लस डिपेंड करता है एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे। अच्छा, यानी मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। अब सिंपल सी बात है, इसे मैं वो आउटपुट बोल रहा हूं जो डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और इसे मैं वो आउटपुट बोल रहा हूं जो डिपेंड करता है एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे। अच्छा, इन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओ, तो VO1 का ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगाओगे A, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2। तो जब किसी डिफरेंस पे डिपेंड होता है, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटता है जिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से, उसे हम डिफरेंशियल गेन बोलते हैं, इस तरह से। अच्छा, और आउटपुट जब डिपेंड करता है एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे, तो उसके प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसे हम गेन कहेंगे। लेकिन इस बार जो गेन होगी वो किसके लिए होगी, उस गेन को हम बोलेंगे कॉमन मोड गेन, बिकॉज वहां पे जो इनपुट थे उनकी एवरेज वैल्यू हम ले रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉमन मोड गेन, यानी V1 प्लस V2 बाई 2 बाई V1 प्लस V2 बाई 2। अब सिंपल सी बात है, तो टोटल आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या हो जाएगा, V, यानी टोटल आउटपुट वोल्टेज सिग्नल फॉर अ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या हो जाएगा, V01 प्लस V02। तो VO क्या हो जाएगा, VO हो जाएगा AD V1 माइनस V2 प्लस ACM V1 प्लस V2 बाई 2। इस तरह से मैंने डेरिवेशन कहां कराया है, मैं याद दिलाता हूं, इस टाइप का डेरिवेशन मैंने कराया है ओप एम्प 02 डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाली वीडियो में। डिफरेंशियल एम्पलीफायर
वाली वीडियो में जहां पे मैंने CMRR को पढ़ाया था, ठीक है, फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो हमने नाम क्यों दिए, बिकॉज एडी क्या है, एडी को हम डिफरेंशियल गेन बोल रहे हैं। क्यों, जब आउटपुट डिपेंड करता था डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज पे, तब जो गेन मिल रही थी उसे हमने बोला डिफरेंशियल गेन। और जब आउटपुट डिपेंड कर रहा था एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो गेन आई उसे हमने बोल दिया कॉमन मोड गेन। ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, उसका एक और रीजन समझिए। देखो एडी को हमने बोला डिफरेंशियल गेन, डिफरेंशियल गेन क्यों बोला, बिकॉज ये गेन किसके करस्पॉन्डिंग थी, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो गेन मिल रही थी उसे हमने बोल दिया डिफरेंशियल गेन। तो इसका नाम तो इजी है, याद कर लोगे। अच्छा, हम इसे कॉमन मोड गेन क्यों बोल रहे हैं, इसे हम कॉमन मोड गेन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल केस में अगर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0, यानी V1 की वैल्यू V2 के इक्वल हो जाए या दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो मैंने बोला था आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये क्यों 0 हो रहा है, कब 0 हो रहा है, इस इक्वेशन में, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट इक्वेशन पता है। तो इसमें जब मैं ये कंडीशन पुट करूंगा, यानी जब इस इक्वेशन में ये वाली कंडीशन पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो रिजल्ट क्या होगा, VO इक्वल टू AD इंटू 0 प्लस ACM क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2 के, क्योंकि यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू तो इक्वल है ना इस केस में। कहने का मतलब क्या है कि जब भी दोनों की वैल्यू सेम होगी तो आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्यों नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, बिकॉज ये वाला टर्म तो सीधे सीधे 0 बन जाएगा उस केस में, ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाला टर्म किस केस में एग्जिस्ट कर रहा है, जब दोनों इनपुट वोल्टेज सिग्नल कॉमन है। समझ में आ रही है बात, इसे हम कॉमन मोड गेन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये टर्म तब एग्जिस्ट कर रहा है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल कॉमन है। तो इस वजह से ACM को हम क्या बोलते हैं, कॉमन मोड गेन। इसका नाम इस तरह से पड़ा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, जब भी हम प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे सेम वोल्टेज सिग्नल देंगे तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल फॉर एन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जब भी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे हम सेम वोल्टेज सिग्नल देंगे तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, सेकंड टर्म क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज हमने इनपुट पे कॉमन मोड सिग्नल दिया, यानी कॉमन सिग्नल दिया, तब जाके ये सेकंड गेन एग्जिस्ट कर रही है। इस वजह से, क्योंकि ये सेकंड गेन क्यों एग्जिस्ट कर रही है, जब हमने उसके इनपुट पे कॉमन सिग्नल दिया है, तो सेकंड जो गेन है वो कॉमन मोड सिग्नल की वजह से क्रिएट हुई है। इस वजह से हम सेकंड गेन को हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन मोड गेन, जिसे हम ACM से डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से AD का नाम डिफरेंशियल गेन पड़ा और इसी तरह से ACM का नाम कॉमन मोड गेन पड़ा। नामकरण कैसे किया है आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट करें। तो प्रैक्टिकल ओपैम्प के आउटपुट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट को हमें कंपेयर करना है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट से। तो आगे यानी यहां तक नोट्स में लिखने के बाद, इसके जस्ट बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे टू कंपेयर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम्प विद आउटपुट वोल्टेज ऑफ आइडियल ओपैम्प वी कैन रीराइट इक्वेशन 5H। कहने का मतलब क्या है, अब मेरा काम ये है कि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट को हमें कंपेयर करना है आइडियल ओपैम्प के आउटपुट से। तो उसे कंपेयर करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 5 को कैसे लिखूंगा, VO इज इक्वल टू, मैं AD VD को कॉमन ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, AD VD कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, प्लस ब्रैकेट के बाद 1 प्लस क्या हो जाएगा, ACM VCM अपॉन AD VD, ठीक है। कोई डाउट, देखो सिंपल सी बात है, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से होगा तो AD VD कैंसिल हो जाएगा इस AD VD से और बचेगा ACM VCM, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, और करके इसे ऐसा लिख रहा हूं, VO इज इक्वल टू AD VD
1 प्लस, इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, VCM ऐसे लिखते हैं, 1 AD अपॉन ACM। समझ में आ रही है बात? कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। AD अपॉन ACM, क्योंकि ACM ऊपर चला जाएगा, ये ACM क्या, ये इसको अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ACM ऊपर चला जाएगा, इनटू VCM अपॉन VD। समझ में आ रही है बात क्या कर रहा हूं मैं? देखो मैंने क्या किया, सिंपली ACM को नीचे भेज दिया, ACM को AD के नीचे भेज दिया इस तरह से। अच्छा, और VO इज इक्वल टू AD VD, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन CMRR, ठीक है, इनटू VCM अपॉन VD। ठीक है, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। और फिर आप बताओगे मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखी, क्योंकि मैंने ये अज्यूम कर लिया कि एक टर्म है जिसे हम कह रहे हैं CMRR, जो कि इक्वल है AD अपॉन ACM के। ठीक है, यहां तक पहुंच करके नोट कर लो, और इसे इक्वेशन नंबर 7 बोल देना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 के बाद जहां आपने लिखा वेयर CMRR इज इक्वल टू AD बाई ACM, इसके जस्ट बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे हियर वी कैन डिफाइन अ न्यू टर्म कॉल्ड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसको आप शॉर्टकट में CMRR भी बोल सकते हो, फुल स्टॉप। CMRR इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन AD टू कॉमन मोड गेन ACM, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है कि CMRR क्या है, AD अपॉन ACM इसका रेशियो है, ठीक है, फुल स्टॉप। CMRR इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ a practical op-amp to reject common mode signal, and it inform us output of practical op-amp is how much near to output of an ideal op-amp because, इस लाइन का मतलब समझो। देखो अगर मैं एक प्रैक्टिकल op-amp के आउटपुट की बात करूं तो वो आउटपुट क्या था, AD VD प्लस ACM प्लस इंटू VCM, ये था आउटपुट VCM, ठीक है। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बोला था, या मैंने इसी को ऐसे लिखा था, आउटपुट ऑफ एन प्रैक्टिकल ओपन क्या था, AD VD की वैल्यू थी V1 माइनस V2 प्लस ACM VCM की वैल्यू थी V1 प्लस V2 बाई 2 थी, ऐसे लिखा था, इसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा था, याद है, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं CMRR इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल op-amp टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल। देखो मैं बताऊं आपको, इसको या ये वाले टर्म को हम कॉमन मोड सिग्नल बोलते हैं, कॉमन मोड सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहां लिखा है रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल। इसे मैं कॉमन मोड सिग्नल क्यों बोला हूं, उसका रीजन समझो। अगर मैं इनपुट पे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे V1 इक्वल टू V2 अप्लाई करूं तो सीधी सीधी बात है ये 0 हो जाएगा, और आउटपुट VO जो मिलेगा वो इस टर्म के वजह से मिलेगा। बट कि लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियल ओपैम्प के केस में क्या होना चाहिए, आइडियल ओपैम्प के केस में होना चाहिए आउटपुट 0 हो जाए इफ V1 इक्वल टू V2 हो जाए, यह आइडियल ओपैम्प का केस था। तो सिंपल सी बात है, एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जब हम इनपुट पे सेम वोल्टेज सिग्नल लेते हैं तो आउटपुट आइडियल वैल्यू से डेविएट कब होता है, जब ये वाला टर्म एग्जिस्ट होता है, यानी जब कॉमन मोड सिग्नल अप्लाई होता है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह बिहेव क्यों नहीं करता है, बिकॉज ये वाला टर्म आ रहा है। तो ये वाला टर्म किसके वजह से आ रहा है, इस सिग्नल की वजह से, बिकॉज जब ये सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट 0 होना चाहिए, तो ये वाला टर्म उसको सिंपली 0 बना रहा है, बट ये वाला टर्म ही उसको नॉन 0 बना रहा है। समझ में आ रही है बात, फिर से समझो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा समझो। देखो कहानी क्या थी, अगर ये चीज समझ में आ गई तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको, ठीक है। ये वाली कहानी समझना बहुत जरूरी है, दोबारा समझते हैं। देखो मैं सिंपली क्या कहना चाह रहा हूं कि ये
प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट की इक्वेशन है। अगर मैं V1 इक्वल टू V2 इनपुट पे अप्लाई करूं तो V आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए फॉर आइडियल ओप एम्प, ठीक है। बट प्रैक्टिकल केस में क्या हो रहा है, बट प्रैक्टिकल ओप एम्प प्रैक्टिकल ओप एम्प क्या दे रहा है, VO इक्वल टू पहला वाला टर्म 0 प्लस ACM V1 प्लस V2 बाई 2। मतलब सिंपल सी बात है, ये वाली इक्वेशन से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि जब भी मैंने इनपुट पे सेम वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किया, पहला टर्म 0, ये वाला टर्म इस आउटपुट वोल्टेज को नॉट इक्वल टू 0 बना रहा है इफ V1 इक्वल टू V2। यानी एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों नहीं बन पा रहा है, बिकॉज ये वाला टर्म आ रहा है। और ये वाला टर्म कब आ रहा है, जब इनपुट पे सेम वोल्टेज सिग्नल अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉमन मोड सिग्नल, कॉमन मोड सिग्नल। यानी अगर मुझे एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना है तो इस कॉमन मोड सिग्नल वाले टर्म को 0 बनाना होगा, इसको मुझे 0 बनाना होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी मुझे एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना है तो इस कॉमन मोड सिग्नल को 0 बनाना होगा। यानी जब भी इनपुट पे सेम वोल्टेज सिग्नल दिए जाए तो ये वाला टर्म 0 हो जाए, ऐसा बनाना होगा। अभी ऐसा बनेगा कैसे, उसको कौन इंडिकेट करता है, ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो सिंपली क्या कहता है कि CMRR की वैल्यू अगर लार्ज हो जाए तो क्या होगा, लार्ज हो जाए तो AD लार्ज होगा और ACM स्मॉल हो जाएगा। अच्छा, ये जितना छोटा होगा आउटपुट उतना आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नजदीक पहुंचता जाएगा। यानी ये वाले टर्म को हमें स्मॉल बनाना है तो CMRR लार्ज होना चाहिए। देखो CMRR लार्ज होगा, इसका मतलब ACM स्मॉल बनेगा और AD लार्ज हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, CMRR की वैल्यू जितनी लार्ज होगी ये वाला टर्म उतना छोटा होता जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। यानी सारा कनेक्शन देखो, इस वाले टर्म को तो हम 0 नहीं बना सकते, सिंपल सी बात है। अगर मुझे ये पूरा टर्म इक्वेशन नंबर 6 में ये पूरा टर्म 0 बनाना है तो V1 प्लस V2 बाई 2 को तो 0 हम नहीं बना सकते। एक काम कर सकते हैं, हम ACM को 0 बना सकते हैं। अब ACM को 0 किसकी हेल्प से बना सकते हैं, इस CMRR के टर्म से। अगर हम CMRR को इंफिनिटी बना दें तो ये ऑटोमेटिक क्या बताएगा कि ACM 0 हो चुका है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूं कि CMRR वो टर्म है जो हमें बताता है कि एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉमन मोड सिग्नल को कितना रिजेक्ट कर सकता है। और ये भी बता रहा है कि CMRR ये टर्म हमें बता रहा है कि एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट एक आइडियल ऑपरेशनल आउटपुट के कितना नजदीक है। यानी CMRR की वैल्यू जितनी ज्यादा लार्ज होगी हमारा प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नजदीक उतना पहुंचता जाएगा। क्लियर हो गई बात, आई होप आपको समझ में आया। इस बात को और अच्छी तरह से समझा जा सकता है जब मैं आगे बात करूंगा। मैंने लाइनें कहां तक लिखवाई है, इट इन्फॉर्म अस आउटपुट ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प इज हाउ मच नियर टू आउटपुट ऑफ एन आइडियल ओप एम्प बिकॉज इफ we put CMRR is equal to infinity in equation 7 we get, अगर मैं CMRR की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर लूं इक्वेशन नंबर 7 में तो क्या हो जाएगा, implies that VO is equal to AD VD because 1 रहा, CMRR की वैल्यू इंफिनिटी हो गई, 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0, ये पूरा टर्म 0 यानी सिर्फ 1 बचेगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा ये। अच्छा मैं आपको बता दूं क्योंकि VD क्या था एक्चुअली V1 माइनस V2 था, तो इंप्लाइज दैट VO इज इक्वल टू AD V1 माइनस V2। अच्छा लेट A को अगर मैं AD को A ही अज्यूम कर लूं, AD तो एक कांस्टेंट टर्म है जिसे हमने डिफरेंशियल गेन बोला है, अगर वो सिंपल वोल्टेज गेन बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू A V1 माइनस V2 हो जाएगा।
तो आप लिखोगे दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फॉर एन आइडियल ओप एम्प। क्लियर हो गई बात? यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं CMRR जो ये नया टर्म हमने यहां डिफाइन किया, अगर मैं उसकी वैल्यू इंफिनिटी पुट कर लूं तो ऑटोमेटिक इक्वेशन नंबर 7 जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट की इक्वेशन है, क्योंकि ये VO क्या है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट है, तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट की इक्वेशन एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट की इक्वेशन बन जाएगी अगर CMRR की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए। तो इसका मतलब CMRR एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बताने में हेल्प कर रहा है कि एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कब बन जाएगा, जब CMRR की वैल्यू वेरी लार्ज हो जाए। तो इस बात को आगे नोट्स में भी लिख लेते हैं। तो क्या करोगे, बिकॉज के बाद यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो जहां पे आपने ये लाइन लिखी है दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फॉर एन आइडियल ओप एम्प, इसके जस्ट बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे इट मींस फॉर एन आइडियल ओप एम्प द वैल्यू ऑफ CMRR मस्ट बी इंफिनिटी। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जब मैंने CMRR की वैल्यू इंफिनिटी रखी तभी जाके तो मुझे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन मिली। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए CMRR की वैल्यू इंफिनिटी होगी। तो वही मैंने लाइन लिखी है। सिंस CMRR की वैल्यू अगर मैं इंफिनिटी रखूं तो क्योंकि CMRR AD अपॉन ACM यानी डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन है, तो ये इंफिनिटी कब आएगा, जब कॉमन मोड गेन यानी ACM की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसको आप फिर इसके बाद ऐसा भी लिख सकते हो, हेंस वी कैन आल्सो से दैट फॉर एन आइडियल ओप एम्प कॉमन मोड गेन ACM मस्ट बी 0, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए कॉमन मोड गेन की वैल्यू 0 होगी, तभी हमें ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। हेंस वी कैन से दैट अ बेस्ट ओप एम्प is one for which the value of CMRR is to be very very large। अब सिंपल सी बात है, CMRR की वैल्यू इंफिनिटी किसके लिए है, एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए है, बट प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए CMRR की वैल्यू इंफिनिटी नहीं हो सकती, बिकॉज अगर इंफिनिटी हो जाएगी तो वो तो आइडियल बन गया ना। तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए CMRR की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज हो सकती है, और एक अच्छा प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वही है जिसके लिए CMRR की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज रहे। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। एंड में आप नोट्स में ये लिख सकते हो, जनरली फॉर एन प्रैक्टिकल फॉर अ प्रैक्टिकल ओप एम्प, जनरली फॉर अ प्रैक्टिकल ओप एम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर ACM इज वेरी स्मॉल एंड AD इज वेरी लार्ज। Therefore, for a practical op amp, CMRR is to be very very large. Full stop. Hence, the value of CMRR is most often expressed in decibels unit. Decibel को हम शॉर्टकट में या नोटेशन के फॉर्म में स्मॉल d कैपिटल B के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ इन लाइनों का मतलब क्या है। देखो, अभी मैंने बताया कि CMRR क्या होता है, रेशियो होता है डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। अब डिफरेंशियल गेन को हम किससे डिनोट करते हैं, AD से, और कॉमन मोड गेन को ACM से डिनोट करते हैं। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि AD की वैल्यू वेरी लार्ज होती थी और ACM की वैल्यू वेरी स्मॉल होती थी, और जब भी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल का रेशियो निकालेंगे तो CMRR ऑटोमेटिक वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा, वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा। अच्छा, वेरी वेरी लार्ज कहने का मतलब है CMRR जनरली ग्रेटर देन होता है 10⁵ के। अब जब भी हमें इतने बड़े नंबर से डील करनी होती है तो वहां पे हम डेसिबल यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो डेसिबल यूनिट कैसे, तो आप लिखोगे किस तरह से, CMRR इन डेसिबल्स यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं 20 log 10 वेज CMRR
CMRR, है ना। यानी CMRR की डेसिबल यूनिट में क्या कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 20 log 10 वेज CMRR की वैल्यू पुट करनी होगी। यानी इंप्लाइज दैट CMRR इन डेसिबल यूनिट क्या हो जाएगा, 20 log 10 वेज CMRR की वैल्यू यानी AD/ACM, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले की यूनिट क्या है, डीबी है। आप यहां बता सकते हो वेयर एडी क्या है, डिफरेंशियल गेन, और एसीएम क्या है, कॉमन मोड गेन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय। इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक ख्याल आया कि क्यों ना इसके न्यूमेरिकल भी करा दिए जाए, क्योंकि एग्जाम में CMRR के ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उसके 2 एग्जांपल मैंने यहाँ डिस्कस करने हैं इस वीडियो में अभी भी। तो पहला एग्जांपल है, यानी क्वेश्चन, इफ डिफरेंशियल गेन इज 10,000 एंड कॉमन मोड गेन इज 10 फॉर एन ओप-एम्प, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CMRR फॉर दिस ओप-एम्प इन डेसिबल यूनिट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट का सॉल्यूशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल गेन को मैंने बोला था एडी से शो करेंगे, क्या है, 10,000, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁴, यह है डिफरेंशियल गेन। अच्छा, कॉमन मोड गेन को एसीएम से डिनोट किया था मैंने, एसीएम की वैल्यू है 10। तो सिंपल सी बात है, CMRR क्या होता है, AD/ACM। अच्छा, AD की वैल्यू क्या है, 10⁴, और ACM की वैल्यू है 10, यानी क्या हो गया, 10⁵। ठीक है, मेरे को CMRR इन dB कैलकुलेट करना है। तो वो क्या हो जाएगा, 20 log 10 वेज CMRR, यही बताया था। यानी क्या हो जाएगा, 20 log 10 वेज CMRR की वैल्यू क्या है, 10⁵। तो क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, यानी 20 × 3 log 10 वेज 10। अच्छा, log 10 वेज 10 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, 20 × 3, यानी CMRR इन dB, यानी डेसिबल यूनिट क्या हो जाएगा, 60 dB। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिखाया है, उसका इनपुट दिखाया है और कुछ इंफॉर्मेशन दी है, जैसे डिफरेंशियल गेन दिया है और CMRR दिया है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था पॉजिटिव इनपुट पे V1 वोल्टेज अज्यूम करते हैं, निगेटिव इनपुट पे V2 वोल्टेज अज्यूम करते हैं। तो सेकंड का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू 150 माइक्रोवोल्ट और V2 की वैल्यू है 140 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। और डिफरेंशियल गेन यानी AD की वैल्यू दी है, AD की वैल्यू है 4000। अच्छा, CMRR भी दिया है, CMRR इज इक्वल टू दिया है 10⁵। अच्छा, CMRR क्या होता है, AD/ACM, ठीक है। तो AD की वैल्यू दी है, यानी 10⁵ इज इक्वल टू AD की वैल्यू क्या है, 4000। और ये क्या हो गया, ACM, ACM की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ACM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4000/10⁵। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 10⁵/10⁵, यानी क्या हो जाएगा, ACM इज इक्वल टू 4 × 10⁻²। यानी ACM को ऐसे भी लिख सकते हैं, ACM इज इक्वल टू 0.04। कोई दिक्कत? अच्छा, हमें क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन है AD/VD प्लस ACM VCM। अच्छा, मैं आपको याद दिलाऊं, VD क्या था, V1 - V2 था। अच्छा, ठीक है। तो VD क्या कैलकुलेट करेंगे हम, 150 - 140, तो क्या हो जाएगा, VD की वैल्यू हो गई 10 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये VD की वैल्यू हो गई। अब VCM की वैल्यू क्या थी, V1
प्लस V2/2। अच्छा VCM की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो VCM यानी 150 प्लस 140 अपॉन 2, यानी VCM क्या हो गया 150 140 यानी 0 9 0 9 एंड 2 अपॉन 2, यानी क्या हो जाएगा 145 माइक्रोवोल्ट। ठीक है 145 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया एडी, कहने का मतलब 4000 इंटू वीडी की वैल्यू क्या है 10 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, यूनिट बाद में लगा देंगे। प्लस एसीएम की वैल्यू क्या है, एसीएम की वैल्यू है 0.04 इंटू बीसीएम की वैल्यू है 145 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, माइक्रोवोल्ट बाद में लगा देंगे। अच्छा यहां से कैलकुलेट करो तो वीओ क्या हो गया, ये हो गया 4000 का 40,000 प्लस, अच्छा 0 पॉइंट, इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, यानी ये हो गया 5.80। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वीओ क्या हो गया 40 000 5.80। ये किसमें है, माइक्रोवोल्ट में, माइक्रोवोल्ट में। अच्छा इसको हम माइक्रोवोल्ट को मिली वोल्ट में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा, VO इक्वल टू 40 5.80 इंटू 10⁻³ करोगे तो ये मिली वोल्ट बन जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, VO इक्वल टू 40.0058 मिली वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं CMRR के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच करके नोट कर लो, और इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।